नमस्कार, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं द फेडरल। देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी तल्ख होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर 5 बड़े सैंक्शन लगाए गए हैं, तो वहीं पाकिस्तान भी एक्शन का रिएक्शन देते हुए नजर आ रहा है। आज एक पाकिस्तान के पूर्व सांसद और पत्रकार ने एक टेलीविजन में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत का यूं पानी रोकना बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर हमारे दोस्त चाइना भी अगर भारत का पानी रोक दे, सिंधु नदी का पानी रोक दे, तो फिर भारत क्या करेगा? तो आज हम इसी बात पर, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अगर, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर चीन इस तरह की कार्रवाई कभी भविष्य में भारत के लिए करता है, क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो दोनों नदियां हैं, उनका जो उद्गम है वो चाइना है। तो अगर ये इस तरह की भविष्य में कभी चाइना इस तरह का एक्शन लेता है, तो भारत पे क्या असर पड़ेगा? क्या भारत भी प्यासा मर जाएगा? क्या भारत की सिंचाई पर बुरा असर पड़ेगा? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी ललित राय। ललित जी, अगर पहले हम सिंधु नदी से ही शुरू करते हैं। मानसरोवर से शुरू होती है, तिब्बत में उसका उद्गम स्थल है और तिब्बत चाइना के कंट्रोल में है। तो अगर कभी ऐसा होता है, जैसे कि आज पाकिस्तान के पूर्व सांसद ने बात कही, अगर ऐसा कभी होता है तो फिर भारत पे क्या असर पड़ेगा? क्या भारत भी में भी एक एक बूंद बूंद को मोहताज हो जाएगा? शेखर, बहुत अच्छा सवाल है कि पाकिस्तान की तरफ से आप इसी तरह के रिएक्शंस की आप उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत शुरू से लेकर के यही रही है कि किसी भी तरीके से भारत को ब्लेम करो। होता है कि एक कमजोर व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो मेहनत करके आगे बढ़ने की जगह पे जो ताकतवर व्यक्ति होता है, जो समृद्ध इंसान होता है, उसमें दुनिया भर की कमियां, खोट, ये सारी चीजें निकालता रहता है। तो पाकिस्तान की जो हरकत है वो उसी तरह की है। पाकिस्तान हमेशा भारत को कमी के नजरिए से देखता रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। ये 1947 देश की आजादी और बंटवारे के बाद से लेकर के आज की तारीख में ये होता आया है और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि 1948, 1965, 1971, 1999, उसके बाद 2001, 2016, 2019, ये मतलब एक लंबी फहरिस्त है जिसमें पाकिस्तान ने भारत को ब्लीड करने की पूरी तरीके से कोशिश की और एक बार फिर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन वैली में फिर उसने उसी काम को अंजाम दिलवाने की कोशिश की या दिलवाया। इस तरह की जो भारत की तरफ से आरोप भी लगाया गया है और जो मतलब जो सीक्वेंस है, जो क्राइम का जो सीक्वेंस है, उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं उसका जो ट्रेल है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। अब जब भारत की तरफ से सीसीएस की बैठक के बाद जब रिएक्शन में 5 फैसले लिए गए और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंशन में रखा गया, हाँ, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से एनएससी की बैठक में पाकिस्तान की तरफ से शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंशन में रखा गया और अब तो बात उससे भी थोड़ी आगे बढ़ के आ रही है कि ताशकंद समझौते को जो 1966 में हुआ था, उसके भी उस पर वो शायद विचार कर रहे हैं कि उसको हम सस्पेंशन में रखेंगे या उस समझौते से पीछे हटेंगे। लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं जो इंडस वाटर की। ये बात सच है कि इंडस वाटर को देखेंगे, इंडस नदी, सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के रीजन से निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत के रीजन से निकलती है। दोनों का जो निकलने की जो जगह है वो मानसरोवर लेक के आसपास से निकलती है। कैलाश माउंटेन रेंज है, कैलाश माउंटेन रेंज में मानसरोवर लेक के पास दोनों नदियां निकलती हैं। एक का डायरेक्शन वेस्ट साइड होता है और एक का डायरेक्शन हिंदू धर्म जैन और तिब्बतियों के लिए काफी पवित्र स्थान है वो। कैलाश मानसरोवर का एक अहम स्थान है एकदम। तो वहां से क्या है कि दो नदियां निकलती हैं, एक पश्चिम की दिशा की तरफ जो कि सिंधु के नाम से, इंडस के नाम से, और एक पूरब की तरफ जो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। चाइना को लेकर के, इंडस को लेकर के चाइना का एटीट्यूड कभी भी उतना हार्श नहीं रहा है जितना ब्रह्मपुत्र को लेकर के रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो पूर्व सांसद और उसके बाद पत्रकार भी हैं, विशेषज्ञ भी अपने आप को कहते हैं, उन्होंने जब ये कहा कि अगर हमारा दोस्त चाइना ये चाहेगा जो है तो फिर भारत के लिए मुश्किलात जो है हो सकते हैं। तो इस कड़ी में यह समझना बेहद जरूरी है कि इंडस वैली इंडस रिवर की जो और शेष नदियां हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका हिसाब किताब क्या है। तो शेखर, आपको पता होगा कि इंडस जो रिवर है
वो जब मानसरोवर लेक से निकल करके जब आगे को बढ़ती है और जब हिंदुस्तान में दाखिल होती है, लद्दाख के डेमचुक डेमचुक जगह पर वो इंडिया में जी, एंटर करती है। और डेमचुक के बारे में आप जानते हैं कि डेमचुक को लेकर के चाइना का कंसर्न क्या है, हम लोग उस पर गोगरा हॉटस्पॉट बिल्कुल, और बिल्कुल। ये सारी चीजों खबरों में हम लोग हमेशा लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और बात भी पढ़ते करते भी हैं। हैं। तो डेमचुक से जब इंडस रिवर एंटर करती है इंडिया में, तो आप देखेंगे कि काराकोरम और लद्दाख जो रेंज है उनके बीच से नदी बहती है। मतलब आप समझ लीजिए कि जब इंडिया में एंटर करने के बाद इंडस के ऊपर काराकोरम रेंज और इंडस के नीचे आपका जो है लद्दाख रेंज है। तो इस तरीके से नदी बहती हुई अपने सफर को तय करती हुई वो पाकिस्तान में एंटर करती है। इस पूरी नदी की जो लंबाई है वो 3000 किलोमीटर के करीब है और पाकिस्तान की ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और एशिया में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। तो आप ये जी, कह सकते हैं कि इंडस रिवर का निकलना कहीं और से है, बीच में अपने सफर को तय करते हुए नदी पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान की एक लंबी नदी बनती है। और बाद में सिंध प्रोविंस में जाकर के जब वो अरेबियन सी में मिलती है तो एक बड़े डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। जैसे वैसे इंडिया में काफ़ी कम ही ऐसा देखा जाता होगा ललित जी कि एक नदी 3-3 देशों को जोड़ रही है। हाँ, निश्चित तौर पे वैसे मतलब विश्व में जैसे आप अफ्रीकन कंटिनेंट में देखेंगे तो पराना रिवर है वो मतलब मोर देन 7 कंट्रीज को पास करती है। तो अमेज़न के आप देखेंगे तो अमेज़न भी है पूरे मतलब अमेज़न ऑलमोस्ट साउथ अमेरिका को सारे देश को कवर कर लेती है कैचमेंट के हिसाब से। तो इस तरीके से मतलब ये कि जो पाकिस्तान का हिसाब किताब है, तो जैसे गंगा का डेल्टा है उसी तरीके से अरेबियन सी के पास जो है इंडस भी अपने डेल्टा को फॉर्म करती है और फर्टाइल फर्टाइल लैंड होता है। और खासतौर से इंडस के अगल बगल का जो इलाका है काफी फर्टाइल है और उनका एग्रीकल्चर इंडस के पानी पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन जी, पाकिस्तान का ये कहना कि चाइना अगर पानी को रोक दे तो हमारा काम बन जाएगा, वो थोड़ी सी मतलब बचकानी सी बात लगती है। रीजन ये है कि इंडस रिवर की जो 5 जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उन मेन ट्रिब्यूटरीज में से सतलज को अगर आप छोड़ दीजिए, सतलज रिवर को छोड़ दीजिए, तो शेष चाहे राबी चाहे ब्यास चाहे राबी हो, ब्यास हो, आपका चिनाब हो, झेलम हो, आप ये सारी सारी रिवर्स जो है वो इंडिया से ही ओरिजिनेट होती हैं। और बाद में मीठन कोट एक इलाका है पाकिस्तान में जहां पे ये सारी नदियां एक एक करके एक दूसरे में मिलते हुए फाइनली जो है इंडस में जाकर के मिल जाती हैं। जी, तो कहने का है कि अगर इंडस के पानी को चाइना एक पल के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि चाइना उस पानी को रोकता है, तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि लद्दाख और जो काराकोरम के बीच से जब ये नदी गुजरती है तो वो हैविली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। वो एक तरीके का जो फ्रोजन एरिया है जो कि फ्रोजन डेजर्ट भी बोला जाता है। और वो मतलब एग्रीकल्चर के लिहाज से अगर देखा जाए तो उतनी डिपेंडेंसी वहाँ के लोगों की नहीं है। तो पाकिस्तान ख्याली पुलाव जो पका सकता है कि चाइना अगर मदद करे, चाइना इंडस के पानी को रोक दे तो हमको फायदा होने वाला है। लेकिन हकीकत यह है कि उस तरह का फायदा उसको नहीं होने जा रहा है। जी शेखर। जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम बाकी की जो नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, चाहे झेलम, चिनाब, सतलुज, व्यास इनकी बात की जाए, तो इनका जो मेन जो सोर्स है वो भारत ही है। तो अगर अगर भविष्य में कभी ऐसा कोई एक्शन अगर लेता भी है चाइना किसी और कारण से, पाकिस्तान के कारण से नहीं, किसी और कारण से सीमा विवाद या 10 तरह की चीजें हैं, तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, निश्चित तौर पे। लेकिन आप शेखर चाइना को देखिए जो है कि चाइना का कंसर्न क्या है। 1949 में देश मतलब भारत और चाइना करीब करीब एक साथ ही जो है वो आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। 1947 में भारत को आजादी मिलती है, भारत आजाद होता है और 1949 से जो है चाइना का भी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो शुरू होता है। आप जी, देखेंगे कि 1948 से लेकर के पूरा जब देश पूरा विश्व वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर था, तो वहां एक हम्म, कंपल्सन होती थी जो है कि भाई कौन देश किसके साथ जाएगा। चाइना का हिसाब किताब उस समय ये था जो है कि वो एक तरीके से प्रो रसियन रुख रखता था जो है, तो अमेरिका के साथ शुरुआती दौर से ही उसका फ्रिक्शन जो है चलता था। लेकिन जब बात भारत की आती थी तो चाइना के मन में ये बात बार बार आती थी कि दो ताकतवर मुल्क एक साथ नहीं रह सकते। हकीकत भी है, आप देखेंगे कि सामान्य जिंदगी में अभी आपने देखा होगा कि दो ताकतवर लोगों के बीच में किसी भी वजह से फ्रिक्शन होने के चांसेस जो ज्यादा रहते हैं। ज्यादा तो रहते हैं। चाइना के मन मिजाज में ये बात थी जो है कि दो ताकतवर मुल्क जो है वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि क्या था कि भारत और चाइना के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट के तौर पे काम करता था, तो कहीं ना कहीं चाइना को हॉल्ट करना पड़ता था, उसको रुकना पड़ता था, उसको सोचना पड़ता था।
और स्थिति ये थी कि जिस तरीके से भारत तरक्की के पथ पर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था, वैसे चाइना भी तरक्की कर रहा था। तो चाइना इस तरीके से सीधे कन्फ्रंट नहीं करना चाहता था, लेकिन 1962 में चाइना ने भी कन्फ्रंट किया, इंडो चाइना वार हुआ, आपने देखा, आप उसकी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझते हैं। लेकिन उसके बाद जो है चाइना को डिफीट का सामना भी करना पड़ा, लिमिटेड वार में, जो रंगजीला का जिक्र करेंगे तो वहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जो चाइना को भी ये समझ में आ गया कि हम भारत के साथ सीधे तौर पर इस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने शांति बनाई और वो अपने प्रगति के पथ पर चलते गए। आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल चुका है। हाँ, आज की स्थिति है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ठीक है, वो भले अमेरिका अपने आप को पूरा दुनिया का दारोगा मानता है और सोचता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड है और मैं डिक्टेट करता हूं, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसी बात नहीं है। खास तौर से जब ट्रंप अभी टैरिफ्स वाली जब सारी बात कह रहे थे जो है, तो चाइना आप देखिए जो है कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि देखो चाइना जो है टेबल टॉक पे आ गया है और हमसे बात कर रहा है, सारी चीजें सही हो जाएंगी, और चाइना की तरफ से रिएक्शन आता है कि हमारी कोई बात नहीं हुई है। मतलब ये है कि वो इस बात को जो सीधे डिफाई कर रहा है कि नहीं जी, जो आपने टैरिफ अगर लगाया है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है कि स्थितियां परिस्थितियां समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। आज चीन के सामने भी दिक्कत है और चीन को ये बात समझ में आ रही है कि भारत इमर्जिंग मार्केट है और भारत के साथ वो मिलजुल करके आगे बढ़ सकता है। तो इस स्थिति परिस्थिति में चीन पाकिस्तान की इस तरह की बात पर कि वो इंडस पानी का वाटर इंडस रिवर का वाटर रोक देगा जो है, वो एक तरह से ख्याली पुलाव है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी शेखर। जी, अगर वहीं हम ब्रह्मपुत्र की बात कहें तो ललित जी, उसका क्या किस तरीके का उसका जो स्रोत है, सोर्स है, कहाँ से है और कितने स्टेट को जोड़ता है, और भारत अगर क्योंकि काफी एक चौड़ी नदी है, काफी बहुत ज्यादा बड़ी एकदम नदी है। कहीं कहीं पर को एकदम जैसे कि चर्चा में भी आता है कि कहीं कहीं पर को 5-7 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है वो नदी, एकदम। और काफी बड़ी नदी मानी जाती है। तो अगर यही अगर कभी भविष्य में अगर चाइना ब्रह्मपुत्र को लेकर कोई एक्शन करे, हालांकि इतनी बड़ी नदी को रोकना किसी भी देश के लिए नामुमकिन सा नजर आता है, क्योंकि इतना पानी स्टोर कहाँ करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। अगर इन फ्यूचर ये होता है तो क्या ब्रह्मपुत्र से भी कोई भारत पे निगेटिव असर पड़ेगा? देखिए, चाइना के कंसर्न को आप ऐसे समझिए कि चाइना जो पूरे तिब्बत तिब्बतन जो पूरा रीजन है, वो उसको चाइना अपना हिस्सा मानता है, और इवन अरुणाचल प्रदेश को भी वो तिब्बत का साउथ वाला दावा हिस्सा करता मानता है, है। दावा ठीक है, करता है। तो कहने का अर्थ है कि एक एक तरीके से, अच्छा वो वजह इसलिए है कि चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लाइंस है वो क्या है कि अभी ऑफिशियली पूरी तरीके से डिमार्केटेड नहीं है। अंग्रेजों के टाइम में वो डिमार्केट हुई, लेकिन ये कि उसको लेकर के डिस्प्यूट है, वो कॉन्सेप्ट मानते हैं। और चूंकि बेसिकली टेरेन बहुत टफ है, तो उस टेरेन में फिजिकली वाइबल भी नहीं हो पाता है कि उसको किस तरीके से डिमार्केट किया जाए। तो चीन की तरफ से, लेकिन अब आप देखिए कि धीरे धीरे आज के 10 साल 20 साल 25 साल के बाद जिस तरीके से भारत की आर्थिक तरक्की है और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है और वो चीजें बन रही हैं, तो इतना आसान चाइना के लिए भी नहीं होगा। और दूसरी चीज की जब मार्केट एक दूसरे के मार्केट, दो देशों तीन देशों और मतलब मल्टी कंट्रीज में जब क्या होता है कि हैवी इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ज्यादा शुरू हो जाता है, तब जाकर के आप हैस्ट में आकर के कोई निर्णय इस तरह से नहीं कर सकते। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मान लीजिए कि चाइना का हैवी इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में होता है, तो चाइना का हैवी इन्वेस्टमेंट होने के बाद चाइना इस बात की हिमाकत नहीं करेगा कि वो इंडिया के ऊपर इस तरह का कोई अटैक करे, क्योंकि उसकी भी जो इन्वेस्टमेंट है वो सफर कर जाएगी। तो अल्टीमेटली मतलब आप हैस्ट में कोई निर्णय ले सकते हैं और कोई इरेशनल व्यक्ति उस तरह का फैसला कर सकता है, लेकिन अगर रेशनैलिटी में अगर सोचा जाए तो इस तरह की निकट भविष्य में उस तरह का कोई चांस नहीं है। और ये देखा जाएगा कि चाइना को भी ये समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली हमारी जो लड़ाई है वो अमेरिका से है। चाइना का बिल्कुल जो बिल्कुल। हाँ, चाइना का जो मूल कंसर्न है वो की है कि हमारी असली लड़ाई जो है वो अमेरिका से है। तो वो आज की सूरत में और 2050 तक की वो बात रख करके चलते भी हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि इन 25 सालों में कोई ऐसी स्थिति बने कि भारत के साथ कन्फ्रंटेशन हो और मतलब मामला और खराब हो जाए। छोटे मोटे लेवल पे चीजें, मतलब आपको अप्स एंड डाउन्स आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजरली चाइना की तरफ से इंडिया के लिए कोई दिक्कत आए अभी फिलहाल की 25 सालों में तो उस तरह की कोई संभावना जो है नजर नहीं आती है।
बिल्कुल, हर कोई देश चाहता है कि वो वैश्विक स्तर पर इकोनॉमी तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, और जब से ट्रम्प की टैरिफ नीति, जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ है खासकर चाइना और अमेरिका के बीच में, तो भारत को एक बहुत बड़े व्यापारिक दोस्त के तौर पर देख रहा है चाइना, और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है। और तो आपने ये बिल्कुल सही कहा कि आने वाले कई सालों तक चाइना इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेगा भारत को लेकर, कि उसको इकोनॉमी तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि आजकल जो युद्ध है वो सिर्फ मैदान पे सोल्जर टू सोल्जर नहीं लड़ी जाती है, इकोनॉमी तौर पर, एकदम साइबर तौर पर, साइबर इस तरह से एकदम भी आजकल जंग लड़ी जाती है, एक दूसरे देशों को एकदम छोटा बताने की या हराने के लिए काफी दिक्कत होती है। वहीं पर को हम दोबारा से सिंधु नदी पे आते हैं ललित जी। तो क्या लगता है कि जैसे भारत ने तो अपना सीसीएस की बैठक में फैसला ले भी लिया था कि अगर भारत अगर रोकता है सिंधु नदी का पानी, तो पाकिस्तान को कितनी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भारत को तो अगर चाइना रोकता है तो भारत के लिए तो के पास तो इतना पानी है कि वो अपनी सिंचाई और प्यास बुझा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल होगा? एकदम सही बात है कि भारत के लिए उतनी स्थिति जो है, इंडस वाटर को आप देखें तो उसकी 5 जो ट्रिब्यूटरीज हैं और 5 ट्रिब्यूटरीज भारत से ही ओरिजिनेट होती हैं। तो जी। भारत के लिए उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, उतना ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की कम से कम जो पंजाब और सिंध का जो प्रोविंस है, और 80% जो फर्टाइल लैंड है वो इन्हीं प्रोविंसेस में है, और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में 40% जो लोग हैं वो अभी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। तो निश्चित तौर पे है कि पानी खेती के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है, आप देखेंगे कि आपको याद होगा कि सिंध का जो इलाका है वो कॉटन बेल्ट भी बोला जाता है। जब अनडिवाइडेड मतलब इंडिया था जो, तो उस समय गुजरात और कराची वाला पूरा बेल्ट जो था वो, उसको कॉटन बेल्ट बोला ही जाता था। तो कॉटन की उनकी जो प्रोडक्शन है वो सफर करेगा। दूसरी चीज है कि जो गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो सफर करेगा, राइस का जो प्रोडक्शन है वो सफर करेगा। और पाकिस्तान को आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के पास, अगर पूरे पाकिस्तान के नक्शे को आप देखें, तो मुख्य तौर पर बलूचिस्तान में नो डाउट जो है जमीन मतलब प्रोपोर्शन ज्यादा है, लेकिन ये कि एग्रीकल्चरली वो उतना वाइबल नहीं है जितना कि आपका सिंध और पंजाब का इलाका है। तो स्वाभाविक तौर पे है कि बलूच अगर में बलूच वाला इलाका जो है, आई थिंक है मिनरल्स के लिए ज्यादा मुफीद है शायद, तभी। मिनरल्स के लिए ज्यादा मुफीद है, वो सही भी है, लेकिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास वो क्षमता नहीं है कि उसका एक्सट्रैक्शन कर पाए। वो पूरी तरीके से उसका एक्सट्रैक्शन भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आप पाएंगे कि चाइना का जो कंसर्न रहता है, जो अब इसमें क्योंकि इस तरह की बात आई बलूचिस्तान की, तो ग्वादर पोर्ट पर चाइना की नजर क्यों पड़ी? ग्वादर पोर्ट पर चाइना की नजर दो वजहों से पड़ी। एक तो पहले है कि जो बलूचिस्तान के जो प्रेसियस मेटल्स हैं उस पर उसकी निगाह थी। दूसरी चीज है कि कम से कम एक कंट्रोल करने का, जो भी यूरोपियन कंट्रीज को माल जाता है, शिपमेंट जाता है, वो उसके जरिए जाए तो उसका हॉल्टिंग एक स्टेशन मिल जाए, और उसके जरिए इंडिया को भी कंट्रोल कर सके। ये चाइना के मन मिजाज में ये बात थी, इसलिए ग्वादर पोर्ट को वो आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन कुल मिला करके है कि इंडस के पानी के रुकने का मतलब है कि पानी की कमी का मतलब है कि एग्रीकल्चर सफर करेगा, और एग्रीकल्चर सफर करने का मतलब है कि उससे संबंधित जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो सफर करेंगी। और अल्टीमेटली ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि एक तरफ आपकी खेती बर्बाद हुई, तो खेती बर्बाद होने के बाद आपकी इंडस्ट्री बर्बाद हुई। इंडस्ट्री बर्बाद होने का मतलब है कि इम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुआ, और जब इम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो उसके बाद लोगों में रिसेंटमेंट हुआ, और रिसेंटमेंट जब होता है तो वो बड़े पैमाने पे वो सड़कों पर नजर आता है। जो वैसे भी नजर आता है कि जब पाकिस्तान में पता चलता है कि आटा जो है वो 500 रुपए किलो बिक रहा है, आटे का दाम 500 रुपए किलो, पेट्रोल डीजल जो है वो लोगों के मतलब रीच से बाहर है, ये तमाम सारी चीजें। जनरल यूटिलिटी का सामान जो इतना ज्यादा है कि लोगों के जेब में पैसे होते हुए भी स्टोर पर जाते हैं, वो सामान नहीं खरीद पाते हैं। मतलब महंगाई अपने चरम स्तर पर है। तो इस इन सब के बीच अगर नदी के पानी से जो संचालित होने वाली चीजें हैं, जो इकोनॉमी संचालित होती है, जब वो जी। सफर करेगी तो उसका असर आप बड़े पैमाने पे आप देखेंगे। जी तो शेखर। जी, तो जिस तरह से भारत में गंगा नदी को जीवनदायिनी कहा गया है, वैसी पाकिस्तान के लिए भी आई थिंक ललित जी जीवनदायिनी ही होगी एकदम सिंधु नदी। और वहीं आपको क्या लगता है कि क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा ज्यादा कंसर्न है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, काफी ज्यादा पैसा पानी की तरह चाइना ने बहाया है। तो क्या लगता है जो अभी जो डिस्प्यूट
चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो कहीं ना कहीं आशंकित होगा चीन भी। एकदम एकदम ये यही बात हम लोग अपने डिस्कशन में कर भी रहे थे कि अब स्थिति ये हो गई है कि कंट्री टू कंट्री क्या है कि वो हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, और हैवी इन्वेस्टमेंट होगा तो कोई भी देश ये नहीं जाएगा जिसका अरबों रुपए किसी देश में लगा हुआ हो, वहां की स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल बने, चाहे इंटरनल वजह से चाहे एक्सटर्नल वजह से। इसीलिए पहलगाम की घटना के बाद जो है चाइना बहुत ही कॉशस होकर के अपनी बात रख रहा है। पहले तो वो कुछ बोलता नहीं था, जो है इस बार थोड़ा कुछ बोला, लेकिन ये कि अगर थोड़ा भी चाइना बोल रहा है तो चाइना को ये बात समझ में आ रही है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैटर एस्केलेट होता है और बहुत ज्यादा एस्केलेट होता है तो निश्चित तौर पे जो उसका अपना कंसर्न है वो प्रभावित हो जाएगा। अब फर्ज करिए कि अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के भारत की तरफ से कोई और सख्त मतलब फैसले लिए जाते हैं, या इस तरह की कोई बात बनती है कि नहीं ठीक है अब पीओके के अंदर जो जितने भी लॉन्चिंग पैड्स हैं उसको हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो है आइसोलेशन में किसी एक लॉन्चिंग पैड दो लॉन्चिंग पैड को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, जो कि 74-75 जो लॉन्चिंग पैड चल रहे हैं उन सबको हम निशाना बनाएंगे। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो आप समझ सकते हैं कि सीपेक का एक बड़ा हिस्सा जो कि मुजफ्फराबाद के करीब से होकर के गुजरता है, मतलब पीओके से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के जो गुजरता है, तो निश्चित तौर पे वो अल्टीमेटली चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए वो घातक साबित होगा। तो चाइना कम से कम ये चाहेगा, वो दबाव बनाना चाहेगा कि निश्चित तौर पे कि पाकिस्तान पर ये दबाव जरूर बनाएगा कि आप इस तरह के एक्शंस लो, ताकि कम से कम भारत का जो कंसर्न है वो फुलफिल हो। लेकिन वो देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान उसको कितना ज्यादा मानता है। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से एकदम क्लियरली इस्लामिक आतंकवाद हमला उन्होंने कह भी दिया है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया अपने पेपर की हेडलाइन में, तो अमेरिकन जो सीनेटर्स हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई आपको ये सारी चीजें किस नजरिए से मिलिटेंट एक्टिविटी नजर आती है, ये विशुद्ध तौर पे टेररिज्म है, टेररिस्ट एक्टिविटी है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका साथ है। ब्रिटेन ने भी एकदम साफ तौर पे कह दिया है कि जिस किसी भी तरीके से आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाओगे ब्रिटेन का भी साथ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब बौखलाहट भी, पाकिस्तान के अंदर आप चिंता भी समझ सकते हैं। और वैश्विक स्तर पर अगर इतने बड़े पैमाने पर भारत को समर्थन मिलता है तो चाइना को कम से कम फोर्स्ड होना पड़ेगा सोचने के लिए कि अब वो स्थिति नहीं है, कम से कम कुछ कंक्रीट स्टेप्स के साथ उसको भी सामने आना होगा। जी शेखर। ललित जी, जैसे कि पाकिस्तान का कहना है कि अब जब इतने सैंक्शन लग गए, घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, जाहिर तौर पे उसकी घबराहट नजर भी आ रही है, जिस तरह के उन्होंने उसने शिमला समझौता जो सस्पेंड किया उसको देखते हुए लग रहा है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि हम यूएन जाएंगे, हम अमेरिका से बात करेंगे, हम चाइना से बात करेंगे, हम रसिया से बात करेंगे। वहीं जबकि इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे विश्व का समर्थन भारत के पास है। ट्वीट से हम वहाँ के जो लीडर हैं उनका हम साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उनकी जो संवेदनाएं है, उनका जो सपोर्ट है भारत की तरफ है। वहीं जब कल MEA ने भी विभिन्न देशों के राजनयिकों को बुलाकर अपने बताया जा रहा है कि सबूत दिखाए हैं काफी कि इस हमले में पाकिस्तान का पूरा पूरा हाथ है। तो आपको लगता है कि इतना जब भारत चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहा है तो क्या अमेरिका, चाइना, रसिया जो शक्तिशाली देश हैं ये भारत पर दबाव डालेंगे कि नहीं समझौता कर ले आपस में दोनों? शेखर बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका एक पृष्ठभूमि भी आप देखिए कि अमेरिका भारत के साथ जो भारत को लेकर के नरम गरम जो रवैया रहा वो उस दौर में रहा जबकि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, सोवियत संघ के बीच में तनातनी रहती थी। तो उस समय जो अमेरिका का नजरिया भारत को लेकर के वो नरम गरम बहुत ज्यादा रहता था। लेकिन जब सोवियत संघ डिसइंटीग्रेट हो गया और डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो बिखर सा गया, तो उसके बाद धीरे धीरे अमेरिकन अप्रोच में भी परिवर्तन आने लगा। आपने देखा होगा जो है कि अमेरिका ने कभी भी नहीं सोचा होगा जो है कि अफगानिस्तान में जिस तालिबान को बढ़ावा दे रहा था 1970s में, वही तालिबान उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। और वो तालिबान का क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ था कि रसिया को रोकने के लिए उन्होंने तालिबान को क्रिएट कर दिया। लेकिन तालिबान जो भस्मासुर बना और उसके बाद जो है खुद ही अमेरिका के लिए घातक साबित हो गया। घातक साबित। अब तो कहने का था कि आप देखेंगे कि इंटरनेशनल बताया जाता है अल-कायदा के लिए भी यही नजरिया था। फंडिंग अमेरिका ने शुरुआत में की थी एकदम, बाद में फिर वो WTC के तौर पर उनको इतना बड़ा डैमेज लगा। हाँ, WTC के बाद जो है अमेरिकन रुख में परिवर्तन आया। अब सवाल ये था कि तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी और तालिबान के खिलाफ लड़ाई में सबसे मुफीद देश जिसके रिसोर्सेस को
मतलब जमीनी स्तर को इस्तेमाल किया जा सकता था, वो पाकिस्तान था जो, और पाकिस्तान को जो है अमेरिका ने इस्तेमाल किया। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी स्काई न्यूज के साथ जो ख्वाजा आसिफ वहां के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, भाई देखिए सारे लोग जो है, हाँ उन्होंने हाँ, कहा कि हम, बातों बातों में उन्होंने बोल दिया कि हाँ हमने गंदे काम किए हमने, लेकिन ब्रिटेन और पश्चिमी देश अमेरिका इनके लिए किए थे। मतलब उन्होंने ये कहा जो है कि ये सब जो है अमेरिका का है, कि इन सारे लोगों को मोहरों के तौर पर इस्तेमाल करता था। अब मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता था का मतलब ये हो गया जो है कि जब जिसकी जैसी जरूरत पड़ी तब तक उसका इस्तेमाल हुआ, और जब जरूरत खत्म हुई तो उसको फेंक दिया। तो इसी तरीके से अमेरिकन की एक फिलॉसफी भी है, मानी भी जाती है, वो अनस्टेटेड फिलॉसफी है, वो इस चीज को लेके चलते हैं। तो सवाल है कि किस अमेरिका से किस मुंह से पाकिस्तान जो है इस बात को कहेगा कि भाई हमारी बात भी आप सुनो। एक तरफ आप अमेरिका को गाली देते हो, एक तरफ अमेरिका की जो 3 दशक 4 दशक 5 दशक पुरानी जो बातें हैं उसको स्काई न्यूज पे, मतलब पब्लिकली पब्लिक डोमेन में जाकर के सीधे वहां का रक्षा मंत्री अगर इस बात को कहता है कि अमेरिकन से यही काम किया करते थे, अमेरिकन सबको मुहरा बनाते थे, तो अल्टीमेटली अमेरिकन से आप किस बात से किस मुंह से जाके कहोगे कि देखो जी इंडिया जो है हमारे ऊपर जो है अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान आज की डेट में जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें एक तरीके से फंसा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें एक कवायद होती है, एक देश अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को सेव करने के लिए तरह तरह के उपाय आजमाता है, लेकिन देश और दुनिया इस बात को समझ गई है कि पाकिस्तान जो है ये इरादे कभी नेक नहीं रहेंगे। लेकिन लेकिन ललित जी, लगता नहीं है कि पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान रहे, खासकर क्योंकि लोकतांत्रिक तौर पे वहां पर को राष्ट्राध्यक्ष कम रहे और मिलिट्री लीडरशिप ज्यादा रही, हमेशा जब भी लोकतांत्रिक बहाली की कवायद वहां पर शुरू हुई, अच्छे चुनाव हुए, कोई जीत के आया, तब तब मिलिट्री ने तख्ता पलट करके अपना कोई जनरल बैठा दिया वहां पर को। और जब बिना चुना हुआ जब जनरल तख्त पे बैठेगा तो ऑब्वियसली बात है वो अपने ही जेब भरेगा, अपने ही जो साथी है उनका जेब भरेगा, आवाम के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचेगा। यही वजह रही कि उन्होंने अपनी जमीन को पश्चिमी देशों के लिए इस्तेमाल होने दिया, जिससे आज उनका ये हाल है। देखिए शेखर, पाकिस्तान जो है ना वो अंतर विरोधों से मतलब गुजरता रहा है, और अंतर विरोध से वो गुजर भी रहा है। आपको याद होगा कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा होता है, और उन्होंने प्रॉमिस किया था जो है कि ठीक है अब तो धर्म के आधार पर बट गया, अब क्या है कि हम इसको सेकुलर स्टेट जो है डिक्लेयर करेंगे इंडिया की तरह। लेकिन यह कि वहां के जो मौलाना और तमाम रेडिकल जो तत्व थे, रीजन है कि आप जब गलत बुनियाद के साथ किसी भी मूवमेंट को जब आके बढ़ाते हैं तो कामयाबी आपको मिल सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो आप बोए समझिए बीज बबूल का वो आम कहाँ से पाए। एकदम ना जाने जी। कितना भस्मासुर आप पैदा कर देंगे। मतलब आप अपने एक गोल को अचीव करने के लिए अगर गलत तरीके गलत लोगों का साथ लेंगे तो वो लोग, हो सकता है कि आप अपने गोल को अचीव भी कर लें, लेकिन जिन लोगों का आपने साथ लिया है उसके रिपरकशंस को आपको फेस करना ही करना है। और ठीक वही चीज जो पाकिस्तान के साथ हुई। पाकिस्तान में जब कायदे आजम जिन्ना जब इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने लगे तो मिलिट्री जनरल्स को लगा कि ये मतलब इनको क्या हो गया है, जिस मुल्क का क्रिएशन ही धर्म के आधार पर हुआ है उसको हम सेकुलर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं या कैसे सेकुलर उसको बना सकते हैं। तो शुरुआती दौर से ही जो है मतलब पैदाइश से ही वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। अब उसके बाद वहां पे दो धड़े काम करना शुरू कर दिए, सिविलियन अप्रोच अलग होता था, मिलिट्री अप्रोच अलग होता था। और अब सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सरकार उसके लिए मिलिट्री क्या करती है, एक ताकत देती है, ताकत की तरह से एकदम एक रीढ़ की हड्डी की तरह से वो उसको एक सपोर्ट देती है। तो हुआ क्या कि मिलिट्री जो जनरल्स हैं वो अपने आप को जो ऊपर समझने लगे, और वहां पे बाय डिफॉल्ट कोई भी लीडर इस तरीके का नहीं हुआ जो मिलिट्री के जनरल्स को जो है अपने कब्जे में करके रख सके। और स्थिति है कि अयूब खान को आप देखिए कि उनको किस तरीके से झुकना पड़ गया। फिर बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव थॉट के साथ वो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की, बाद में जिया उल हक ने उनके साथ क्या किया। तो कहने का अर्थ है कि उनकी जो बुनियादी जो बेसिक जो चीज थी वहां पे मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही डीप इनरोड है। उसको सिविलियन मतलब जो सिविलियन जो ताकतें हैं उस पूरी तरीके से डिफाई करने में असक्षम है, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज जो है आपको लॉ एंड ऑर्डर हो गया या एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो गई उसको आपको फोर्स की मदद लेनी है। तो फौज इसीलिए वहां पे ज्यादा प्रभावी हो गई। इसीलिए आज की भी डेट में अगर आप पाएंगे कि नवाज शरीफ के भी जमाने में आप देखेंगे कि करगिल वार के बारे में कहा जाता है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे लाहौर डिप्लोमेसी और तमाम सारी चीज, और परवेज मुशर्रफ जो है करगिल वार जो है करा दिया, करगिल में घुसपैठ करा दी। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ
हम्म। बैठे हुए हैं शासन सत्ता में, और असीम मुनीर जो पाक आर्मी चीफ है वो जुगलर वेन बताते हैं कश्मीर को, और मतलब उसमें तकरीर भी करते हैं, और तकरीर भी इस तरीके की कि वो एक तरीके से इनडायरेक्टली वो प्रोवोकेट करते हैं उन आतंकी तंजीमों को जो ऑलरेडी कश्मीर में जो है वो दहशतगर्दी करती हैं, फैलाती हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ्स जो रहे हैं या हैं, वो पूरी तरीके से सिविलियन ताकतों पर जो है वो प्रभावी हैं। लिहाजा आप देखेंगे कि पाकिस्तान चाह कर भी भारत के साथ वो कुछ विशेष जो है नहीं कर पाता है, और वो तभी संभव है कि जब उनके आर्मी जनरल्स को कम से कम कंट्रोल किया जाए, उनको कंटेन किया जाए और उनको रास्ते पे लाया जाए, तब जाकर के आप कोई मेजर परिवर्तन पाकिस्तान में भी देख पाएंगे और पाकिस्तान की तरफ से भी देख पाएंगे। जी शेखर। हाँ ललित जी, ये पाक बार बार ऐसी नापाक हरकत करता क्यों है? शांति से क्यों नहीं बैठ सकता है? एक अच्छे मुल्क की तरह क्यों नहीं रह सकता? क्या ये केवल वहां के अवाम का ध्यान भटकाने की कवायद है ताकि उनका अ, जो फोकस है वो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे ना जाए? एकदम सही कर रहे हैं, लेकिन शेखर, ये सब नुस्खा अब काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब धीरे धीरे नेशनलिज्म एक बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन सवाल है कि अगर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के पास खाने की दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, दवाओं की असुविधा हो जाए, उसको सुविधा ना मिल पाए, इस तरह की दिक्कतें आ जाए, डे टू डे लाइफ जो है वो हेल हो जाए, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि एक समय के बाद वही लोग जो सड़कों पर आकर के आवाज उठाते हैं। और जो कल हम लोग चर्चा में कह रहे थे कि बेसिकली क्या है कि पब्लिक जो है, पब्लिक अनरेस्ट जो होता है वो किसी भी सरकार के लिए घातक होता है। अगर पूरी पब्लिक में ये सेंटीमेंट चला जाए कि अल्टीमेटली क्या है कि इन पूरे 70-75 सालों में पाकिस्तान को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जनरल्स ने क्या दिया, और वो सेंटीमेंट धीरे धीरे डेवलप हो भी रहा है, और आप देखेंगे कि उसका आपको उदाहरण आपको पीओके में भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से लोग जो सड़कों पर आकर के खड़े हो जाते हैं। बलूचिस्तान में देखने को मिलता है, सिंध में आप मुतहिदा कौमी मूवमेंट को देखिए, एमक्यूएम के मूवमेंट को देखिए, यद्यपि वो जो है तो उसके तेवर थोड़े ढीले पड़े हुए हैं, सरकार ने उसको सख्ती से कुचला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में, लोगों के मन में ये है कि हम लोगों के साथ हमारी हक हुकूक की जो बात है ये सरकार कहती है, लेकिन उसको दे नहीं रही है। तो अल्टीमेटली एक समय हो सकता है कि इस तरह की बात आए कि जब खुद ही लोग लॉन्ग मार्च करें और उसके बाद जो है इस्लामाबाद पहुंचे, रावलपिंडी पहुंचे, जो हेडक्वार्टर है, मिलिट्री हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, और उसके बाद कहें कि अब बहुत हुआ, अब इस तरह की चीज नहीं चल सकती। आप बड़े बड़े बंगलों में रहते हो, आपके बच्चे विदेशों में जाकर के पढ़ते हैं, आप हम लोगों की कीमत पर जो बड़ी बड़ी संपत्तियां बना रहे हैं, तो अब ये चीज नहीं चलेगी। और इस तरह की जो मेंटेलिटी जब डेवलप हो जाएगी और उसको एक शेप मिलेगा, तो आप देखेंगे कि वहां पे भी परिवर्तन होगा, और तब जाकर के कहीं पाकिस्तान के मन मिजाज में ये बात आएगी कि भारत के साथ लड़ करके हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, हम भारत के साथ चलने में ही हमारी भलाई है। जी शेखर। ललित जी, बस एक आखिरी थोड़ा सा आप फोकस उस पे करिए, थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश कीजिए। आपने शुरुआत में जिस समझौते की बात की थी, ताशकंद समझौता क्या है, और अगर दोनों देश इससे पीछे हटते हैं तो उस पर क्या फर्क भारत पे पड़ता हुआ दिखाई देगा? बस संक्षेप में, फिर हम रैप अप जैसा कि करेंगे। हाँ, जैसा कि ताशकंद समझौते का भी जिक्र है कि पाकिस्तान सोच रहा है कि उसको भी सस्पेंड करे, तो उसको पाकिस्तान से उसको क्या फायदा मिलेगा। तो हकीकत में अगर देखा जाए तो ताशकंद समझौते को भारत के हिसाब से भी भूल मानी जाती थी। हाजी पीर दर्रा इस समय काफी चर्चा में आ गया है, तो जी। जैसे इंडस वाटर चर्चा में है, उसे हाजी पीर दर्रा भी चर्चा में है। और वो उसको ये कहा जाता है कि 60 साल पहले भारत की तरफ से एक भूल हुई ताशकंद समझौते में, हाजी पीर दर्रे को देना नहीं चाहिए था। जिस तरीके से हाजीपुर दर्रा बेसिकली शेखर जो है वो रावलकोट, जो पीओके का जो रावलकोट है, उस जगह पे हाँ। हाजीपुर दर्रा है। और वो हाजीपुर दर्रा जो है पुंछ के, जम्मू कश्मीर का जो पुंछ है जम्मू में, उसको जी। जोड़ता है। जी। और अगर पुंछ से उड़ी जाना है तो 282 किलोमीटर की दूरी आज की डेट में तय करनी पड़ती है, और वो दर्रा अगर भारत के कब्जे में रहता तो वो दूरी मात्र 82 किलोमीटर की है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का रणनीतिक तौर पे जब देखा जाए तो एक मतलब भारत के हाथ में जो हिस्सा आया था जब वो निकला। दरअसल क्या है कि जब लड़ाई जब हुई थी तो 1966 में जब ताशकंद समझौता हुआ तो उसमें एक बात बनी कि 5 अगस्त 1965 के पहले की जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति मेंटेन रहे, स्टेटस को बन जाए। तो उसी में क्या हुआ कि 5 अगस्त से लेकर के 27-28 अगस्त के बीच में ही हाजीपुर दर्रा पर भारत ने कब्जा किया था। और जब समझौता हुआ तो 5 अगस्त के पहले की बात। तो पाकिस्तान अब किस हिसाब से ये सोचता है कि
ताशकंद समझौते को अगर वो रद्द करता है या उसको सस्पेंशन में रखता है, तो उसको क्या मिलेगा, जो उनकी गुणागणित क्या है वो साफ तौर पे समझ में नहीं आती, क्योंकि ताशकंद समझौते की बुनियाद क्या है कि 5 अगस्त 1965 के पहले के स्टेटस को मेंटेन करना है। लेकिन सवाल है कि हाजीपुर दर्रे पर जो कब्जा हुआ था 5 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में हुआ था। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि ताशकंद समझौता को अगर पाकिस्तान स्क्रैप भी करता है या उससे पीछे हटता है, तो निश्चित तौर पे भारत का यह दावा एकदम पुख्ता हो जाएगा। भारत कहेगा कि हाजीपुर दर्रा जो है हमारा हुआ और हाजीपुर दर्रा जो है हमको पाकिस्तान दे। तो निश्चित तौर पे कि पाकिस्तान इस तरह की शायद ही कोई गलती करे। हो सकता है कि उसने बड़बोलेपन में ये बात बोली हो कि ताशकंद समझौता को हम सस्पेंशन में रखेंगे, और यदि सस्पेंशन में वो रखता है तो निश्चित तौर पे यकीन मानिए कि पाकिस्तान के सामने चुनौती आनी एकदम तय है, क्योंकि भारत की तरफ से फिर ये बात रखी जाएगी कि 5 अगस्त 1965 के पहले की स्थिति अलग थी, लेकिन 5 अगस्त 1965 से 28 अगस्त के बीच की स्थिति अलग थी, और जो हमारा समझौता हुआ था वो 5 अगस्त के पहले का है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान ही जब स्क्रैप कर रहा है, पाकिस्तान अपने उस समझौते से पीछे हट रहा है, तो हाजीपुर दर्रे पर भारत का दावा बनता है। तो कुल मिलाकर करके आप देखेंगे कि पाकिस्तान जाने में अनजाने में शायद कुछ और मुसीबत अपने ऊपर लेने की सोच रहा है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान को समझना होगा कि आज जो भारत है वो एक नया भारत है, युवा भारत है, विश्व में उसकी एक साख है। बिल्कुल एक अच्छे पड़ोसी की तरह, एक अच्छे मुल्क की तरह हमारे साथ बने रहिए, भारत के साथ अच्छे से संबंध प्रगाढ़ कीजिए, ना कि इस तरह के जो बेतुके जो आप सैंक्शंस लगा रहे हैं, समझौते से पीछे हट रहे हैं इस तरह की। अगर ताशकंद समझौते से पाकिस्तान पीछे हटता तो हम इस पे विस्तार से उसके बाद चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा हुई, इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा देखने और सुनने के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहिए। हम इस तरह की चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। पहलगाम आतंकी हमले की जो अपडेट को लेकर कुछ भी कदम अगर दोनों देशों की तरफ से उठाए जाते हैं, हम लोग डिस्कस पक्का करेंगे। और हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ललित जी, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते। थैंक यू शेखर, थैंक यू।